नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह पॉलीनॉमियल इंटरपोलेशन पर व्याख्यान संख्या 26 है, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस व्याख्यान में हम इस बारे में बात करेंगे कि वास्तव में पॉलीनॉमियल इंटरपोलेशन क्या है, और फिर हम ऐसे पॉलीनॉमियल इंटरपोलेशन के अस्तित्व और विशिष्टता के बारे में भी बात करेंगे, और अंत में हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे जो हमें ऐसे इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल में त्रुटि प्रदान करेगा। तो इंटरपोलेशन पर आते हैं। यह ज्ञात डेटा बिंदुओं के बीच मूल्यों का अनुमान लगाने या साधारण पॉलीनॉमियल्स द्वारा जटिल फंक्शन का अनुमान लगाने या दिए गए डेटा बिंदुओं के एक सेट को फिट करने वाले पॉलीनॉमियल्स का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कोई इंटरपोलेशन को परिभाषित कर सकता है। इसलिए अनुप्रयोगों में वे फंक्शन के निर्माण की तरह होते हैं जब इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है, केवल फंक्शन के मान दिए गए हैं। इसलिए हम एक पॉलीनॉमियल का निर्माण करेंगे जो दिए गए डेटा बिंदु से होकर गुजरा हो या फिट हो। इसलिए यह एक इंटरपोलेशन के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है। दूसरा जो जटिल फंक्शन को प्रतिस्थापित करता है वह एक इंटरपोलेशन सरल फंक्शन द्वारा किया गया था। आमतौर पर हम साधारण फंक्शन के लिए पॉलीनॉमियल लेते हैं क्योंकि पॉलीनॉमियल वास्तव में सरल फंक्शन होते हैं, क्योंकि इन पॉलीनॉमियल्स पर कई ऑपरेशन जैसे कि रूट्स का निर्धारण, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कई अन्य ऑपरेशन आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए एक जटिल फंक्शन दिया गया है, हम इसे कुछ हद तक पॉलीनॉमियल द्वारा अनुमानित करेंगे और फिर हम मूल रूप से रूट्स का अनुमान लगा सकते हैं, या हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इत्यादि ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इस पॉलीनॉमियल इंटरपोलेशन के पीछे मूल सिद्धांत इस वेरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन प्रमेय से स्पष्ट होगा, जो कहता है कि मान लीजिए कि यह f परिभाषित है और यह कुछ इंटरवल पर कंटीन्यूअस है, फिर प्रत्येक छोटे ε0 के लिए एक पॉलीनॉमियल px इस गुण fx px for all x∈ab के साथ मौजूद है। तो यह संबंध बताता है कि यहाँ दिया गया fx इंटरवल ab पर एक कन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमारे पास एक पॉलीनॉमियल हो सकता है जो कि अच्छी एक्यूरेसी से इस फंक्शन को अनुमानित करेगा, जैसे हम बहुत छोटे ε0 को फिक्स कर सकते हैं और फिर हम इस दिए गए कन्टिन्यूअस फंक्शन fx के संगत पॉलीनॉमियल px ज्ञात कर सकते हैं। तो यह इस इंटरपोलेशन का आधार है, या किसी दिए गए फंक्शन का पॉलीनॉमियल एप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि यह प्रमेय कहता है कि किसी दिए गए फंक्शन के लिए जो कन्टिन्यूअस है, हम एक पॉलीनॉमियल को उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ पा सकते हैं जितना हम चाहते हैं। और इस वेरस्ट्रैस एप्रोक्सीमेशन प्रमेय के आधार पर हम दिए गए फंक्शन के संगत पॉलीनॉमियल्स को व्युत्पन्न करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि टेलर पॉलीनॉमियल क्यों नहीं, क्योंकि हम पहले से ही टेलर के पॉलीनॉमियल का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका उपयोग किसी दिए गए फंक्शन को अनुमानित करने के लिए भी किया जाता था। और अब कुछ अन्य पॉलीनॉमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूर्णतः टेलर के पॉलीनॉमियल नहीं हैं। तो सवाल यह है कि क्यों ना केवल टेलर का एप्रोक्सीमेशन या टेलर का पॉलीनॉमियल उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे भी वही काम कर रहे हैं। एक फंक्शन दिया गया है, हम पॉलीनॉमियल के संदर्भ में एक फंक्शन का अनुमान लगा रहे हैं जो इस केस में टेलर का पॉलीनॉमियल है। तो आइए हम केवल इस उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और फिर हम इसका कारण बताएंगे कि टेलर के पॉलीनॉमियल क्यों नहीं। लेकिन हम यहाँ कुछ अन्य प्रकार के पॉलीनॉमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो टेलर के पॉलीनॉमियल का निर्माण, उदाहरण के लिए यह ex इस x0 के आसपास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस डिग्री 0 का पहला पॉलीनॉमियल एक अचर फंक्शन है जो कि 1 है, क्योंकि वह वहाँ केवल फंक्शन का मान है, इसलिए f0e01। और अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो यह यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और यह अचर फंक्शन है। तो इस बिंदु पर इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, या स्वाभाविक रूप से यह फंक्शन के साथ x0 पर ही मेल खा रहा है। उस बिंदु के अलावा एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। और जब हम इस बिंदु से बहुत दूर जा रहे हैं
तो यह वास्तव में खराब हो रही है। तो एक्सपांशन के इस बिंदु के आसपास एक्यूरेसी कम से ज़्यादा केंद्रित है, और यह बिंदु है जो हमें यहाँ नहीं चाहिए। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम डिग्री 1 के इस पॉलीनॉमियल की रचना करते हैं जो कि 1x होगा। यहाँ टेलर का पॉलीनॉमियल है, और अगर हम इसे अभी प्लॉट करते हैं तो यह लीनियर फंक्शन 1x है, और यह यहाँ दिया गया है। और अब हमारे पास उच्च डिग्री पॉलीनॉमियल है। फिर हम उस बिंदु के नेबरहुड में फिर से बेहतर एप्रोक्सीमेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिर से दूर जाते हैं तो यह एप्रोक्सीमेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि हम आगे की रचना करते हैं, उदाहरण के लिए दूसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल या तीसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल, और हम यहाँ तीसरे ऑर्डर के पॉलीनॉमियल को प्लॉट करते हैं, उदाहरण के लिए अब हम इस बिंदु x0 के आसपास एक बड़े नेबरहुड में काफ़ी मेल हो रहे हैं, और किसी तरह यदि जारी रखें और उदाहरण के लिए पांचवें ऑर्डर के पॉलीनॉमियल की रचना करें, तो हम देखते हैं कि एक्यूरेसी अब बहुत व्यापक इंटरवल में है। तो अब यहाँ क्या बात है? मेरा मतलब है कि सवाल यह है कि टेलर का पॉलीनॉमियल क्यों नहीं है। हमारे पास यहाँ टेलर का पॉलीनॉमियल है, उदाहरण के लिए जो दिए गए फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अनुमान लगा रहा है। तो यहाँ मुख्य मुद्दे जो टेलर के पॉलीनॉमियल के साथ एक विशिष्ट बिंदु पर दिए गए फंक्शन के साथ जितना संभव हो सके सहमत हैं, जो कि एक्सपांशन का बिंदु था, या मूल रूप से दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वे उस बिंदु के पास अपनी एक्यूरेसी को केंद्रित करते हैं। इसलिए जैसा कि हम उस बिंदु से बहुत दूर जा रहे हैं, एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उस बिंदु के निकट नेबरहुड में एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। टेलर के पॉलीनॉमियल की रचना के लिए यहाँ दूसरा बिंदु है। हमें x0 पर उस फंक्शन की जानकारी चाहिए, तो हमें उस बिंदु पर फंक्शन के मान की आवश्यकता होती है। हमें इसके डेरिवेटिव, दूसरे डेरिवेटिव, तीसरे डेरिवेटिव की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर कि हम किस डिग्री पॉलीनॉमियल की रचना करना चाहते हैं, जबकि इंटरपोलेशन में हम फिर से पॉलीनॉमियल्स की रचना करेंगे, लेकिन वहाँ हमें अलग अलग बिंदुओं पर फंक्शन के मान की आवश्यकता होती है, न कि एक बिंदु पर उच्च ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के मूल्यों की, बल्कि हमें विभिन्न बिंदुओं पर फंक्शन के मान की आवश्यकता होती है। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से कुछ अन्य पॉलीनॉमियल के साथ ऊपर जाएंगे जो टेलर का पॉलीनॉमियल नहीं है, जो एक पॉलीनॉमियल द्वारा एक जटिल फंक्शन को अनुमानित करने का उद्देश्य भी पूरा करता है। इसलिए सामान्य गणना उद्देश्यों के लिए विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी शामिल करने वाली मेथड्स का उपयोग करना अधिक कुशल है, न कि केवल विशेष बिंदुओं पर, क्योंकि कई अनुप्रयोगों में, कई प्रयोगात्मक परिणामों में हमारे पास अलग अलग बिंदुओं पर दिया गया डेटा होता है, और फिर हम जानते हैं कि कौन सा पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदुओं में सबसे अधिक फिट है। तो पहला सवाल यह है कि क्या दिए गए डेटा बिंदु जिन्हें हम पॉलीनॉमियल में फिट करना चाहते हैं, क्या यह अद्वितीय है, और क्या इस तरह के पॉलीनॉमियल की रचना करना हमेशा संभव है। तो n+1 डेटा बिंदुओं के लिए n से कम या उसके बराबर डिग्री का एक और केवल एक पॉलीनॉमियल है जो सभी बिंदुओं से होकर गुजरता है। यही हम इस परिणाम में यहाँ प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो यह मुख्य परिणाम है कि यह वहाँ मौजूद है और यह अद्वितीय है। इसलिए जब n+1 डेटा बिंदु दिए जाते हैं, वहाँ केवल एक होता है और डिग्री का केवल एक ही पॉलीनॉमियल होता है। यह n से कम या बराबर होता है, वह सभी बिंदुओं से गुजरता है। एक बहुत ही सरल उदाहरण जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जब हम दो बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ अद्वितीय सीधी रेखा है, अतः डिग्री 1 का एक पॉलीनॉमियल जो इन दिए गए बिंदुओं से होकर गुजरता है, वे दो रेखाएं नहीं हो सकती, दो विभिन्न रेखाएं जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती हैं। तो यह एक विशिष्टता है, और वहाँ हमेशा एक रेखा होगी जो वहाँ इसका अस्तित्व है। इसलिए इस केस में केवल एक सीधी रेखा एक प्रथम ऑर्डर पॉलीनॉमियल है। जब दो डेटा बिंदु दिए जाते हैं तो दिए गए दो बिंदुओं से गुजरते हैं। तो अब इस परिणाम को प्रमाणित करने के लिए, जो सामान्य n के लिए सत्य है, हम एक दूसरे ऑर्डर पॉलीनॉमियल पर विचार करेंगे। हम इसे दूसरे ऑर्डर पॉलीनॉमियल के लिए प्रमाणित करेंगे, और कोई इसे nth डिग्री या ऑर्डर पॉलीनॉमियल के लिए बढ़ा सकता है।
तो मान लीजिए कि हमारा फंक्शन यहाँ पॉलीनॉमियल fxa0a1xa2x2 के साथ है। तो हमारे पास कितने अज्ञात हैं? हमारे पास fxa0a1xa2x2 है। तो यहाँ 3 अज्ञात हैं जो इस पॉलीनॉमियल को परिभाषित करेंगे। इसलिए इन 3 अज्ञात की गणना करने के लिए हमें मूल रूप से 3 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है। डिग्री n के पॉलीनॉमियल के गुणांकों की गणना के लिए बिंदु एक स्ट्रेस फॉरवर्ड मेथड है। इसलिए यदि हम सामान्य रूप से बात करते हैं, n तथ्य के आधार पर n+1 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे इस केस में यह दूसरी डिग्री पॉलीनॉमियल है और हमें 3 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है क्योंकि 3 अज्ञात हैं और प्रत्येक डेटा बिंदुओं के लिए हम a0, a1, a2 में एक लीनियर इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें 3 इक्वेशन के लिए 3 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है और उन्हें हल किया जा सकता है। और हम इस विशेष केस में देखेंगे कि एक अद्वितीय समाधान मौजूद है। इसलिए इस विशिष्टता के लिए हमें n+1 डेटा बिंदुओं और n+1 अज्ञात को निर्धारित करने के लिए इस उदाहरण में 3 डेटा बिंदुओं की आवश्यकता है और इस उदाहरण में हमारे पास 3 अज्ञात हैं। तो अब यह दिए गए डेटा के साथ फिट किया जाने वाला पॉलीनॉमियल है और मान लीजिए कि 3 डेटा बिंदु x0 fx0, x1 fx1, x2 fx2 हैं। इसलिए ये 3 डेटा बिंदु दिए गए हैं और हम एक पॉलीनॉमियल की रचना करना चाहते हैं जो वास्तव में इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। इसलिए यदि दिया गया पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदुओं से होकर गुजरता है तो उसे संतुष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ है fx0, यदि हम यहाँ x0 बिंदु से गुजरते हैं तो fx0a0a1x0a2x02 होगा। तो यह पहली शर्त है कि हमारे पास यह पॉलीनॉमियल दिए गए डेटा बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा डेटा बिंदु x1 fx1 है। इसलिए जब हम x के लिए पॉलीनॉमियल x1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें fx1a0a1x1a2x12 मिलना चाहिए। और तीसरे, जब हम इस x2 को प्रतिस्थापित करते हैं हमें fx2 प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे पास इस दिए गए पॉलीनॉमियल से 3 इक्वेशन्स हैं जो दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। हम इसे मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स 1 x0 x02, 1 x1 x12, 1 x2 x22, a0 a1 a2 मैट्रिक्स fx0 fx1 fx2 है। तो इस दिए गए लीनियर इक्वेशन के संगत हमारे पास यह सिस्टम है। तो अब इस सिस्टम के होने से अब हम जो विश्लेषण करेंगे वह यह है कि इक्वेशन्स की इस सिस्टम का एक अद्वितीय समाधान है। इसे अब हम 1 मिनट में दिखाएंगे। और जब हम यहाँ इस फ़ंक्शन के डिटर्मिनेंट की गणना करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट का मान और कुछ नहीं बल्कि x0 x1, x1 x2, x2 x0 है। तो इस मान के होने पर हमें यह एहसास होता है कि यदि ये बिंदु x0 x1 x2 भिन्न हैं, यदि ये बिंदु भिन्न हैं तो क्या होगा जब यहाँ मान नॉन ज़ीरो होगा। इसलिए इसका मान नॉन ज़ीरो होगा और एक बार हमारे पास यह डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाने पर हम जानते हैं कि एक अद्वितीय समाधान होगा। इसलिए यदि यह भिन्न हैं और वे स्पष्ट रूप से भिन्न हैं तो हम x0 x1 x2 के बारे में बात कर रहे हैं, वे अलग अलग बिंदु हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक अद्वितीय समाधान है। तो अभ्यास में अब समस्या क्या है? तो हम यही कर सकते हैं, यह मेथड की व्याख्या करता है, साथ ही जिस तरह से हम दिए गए डेटा बिंदु से पॉलीनॉमियल की रचना कर सकते हैं। इसलिए यदि n+1 डेटा बिंदु दिए गए हैं तो हम विशिष्ट रूप से n डिग्री वाले पॉलीनॉमियल की रचना कर सकते हैं। तो समस्या क्या है? अब हम पॉलीनॉमियल के बारे में अधिक चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि अभ्यास में यह देखा गया है कि इक्वेशन्स की उपरोक्त सिस्टम इल कंडीशनड है। हमारा यहाँ इल कंडीशनड से क्या तात्पर्य है? तो क्या वे हल किए गए हैं
इसलिए यह सिस्टम या इक्वेशन के वे एक एलिमिनेशन मेथड गॉस एलिमिनेशन आदि के साथ हल किए जाते हैं या वे इटरेटिव मेथड्स को अधिक पसंद करते हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम कोई अन्य कुशल एल्गोरिथ्म लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप गुणांक अत्यधिक अशुद्ध हो सकता है। तो इस इल कंडीशन का मतलब है कि इस मैट्रिक्स एंट्री में बहुत कम त्रुटि इसके समाधान के एक बहुत ही अशुद्ध अत्यधिक अशुद्ध मान का कारण बन सकती है जिसका अर्थ a0 a1 a2 है। तो इसका तात्पर्य इल कंडीशन से है। यही देखा गया है। हम इस भाग के बारे में अधिक विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन बड़े n के लिए कोई यह समझ सकता है कि इस इल कंडीशनड सिस्टम के कारण सिस्टम को हल करना वास्तव में मुश्किल है। तो हमारे पास कुछ गणितीय प्रारूप हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे और वे तरीके हैं कि इस दृष्टिकोण का पालन किए बिना इस इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल को कैसे प्राप्त किया जाए जो लीनियर इक्वेशन के सिस्टम की रचना करता है और फिर उन्हें हल करता है। इसके बजाय हमारे पास लीनियर इक्वेशन के इस सिस्टम को हल किए बिना पॉलीनॉमियल की रचना के बेहतर तरीके और प्रत्यक्ष तरीके हैं। ठीक है, इस व्याख्यान के अंतिम भाग में हम इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल्स में त्रुटि के बारे में बात करेंगे क्योंकि पॉलीनॉमियल अद्वितीय है और अब उस पॉलीनॉमियल की रचना कैसे करें इसकी विभिन्न मेथड्स पर जाने से पहले हम उस बारे में बात कर सकते हैं। चूँकि पॉलीनॉमियल अद्वितीय है इसलिए हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि वास्तव में इस एप्रोक्सीमेशन में त्रुटि क्या है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए। तो माना x0 x1 xn में n+1 बिंदु हैं और हम मान लेते हैं कि x किसी दिए गए फ़ंक्शन के डोमेन से संबंधित एक बिंदु है। तो ये सभी बिंदु x0 x1 xn और साथ ही हमने एक और बिंदु x लिया है ये सभी फ़ंक्शन के डोमेन से संबंधित हैं और हम मानते हैं कि f∈Cn1 Ix जहाँ Ix सबसे छोटा इंटरवल है जिसमें नोड्स x0 x1 xn और x है। तो Ix मूल रूप से इस फ़ंक्शन f का डोमेन है। तो फिर बिंदु x पर इंटरपोलेशन त्रुटि है इसलिए क्योंकि हम पॉलीनॉमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो या जिसका फ़ंक्शन डोमेन है तो किसी भी बिंदु x पर पॉलीनॉमियल और फ़ंक्शन के बीच का अंतर fx Pnx fn1n1 x x1 द्वारा दिया जाता है जिसका यह n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जब हम इस फ़ंक्शन को इंटरपोलेट करते हैं तो यह त्रुटि होती है। इन n+1 बिंदुओं को लेकर पॉलीनॉमियल द्वारा इस फ़ंक्शन का अनुमान लगाएं। इसलिए अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे प्राप्त किया जाए। त्रुटि के लिए प्रमाण के लिए हम सिर्फ रूपरेखा के लिए जाएंगे। तो परिणाम स्पष्ट रूप से सत्य है जब x किसी भी इंटरपोलेटिंग नोड्स के साथ मेल खाता है। क्यों? तो यदि हम बात कर रहे हैं कि यह x इस xi के साथ मेल खाता है तो हमारे पास यह xi है और यह भी xi और स्वाभाविक रूप से इन सभी बिंदुओं fxi के माध्यम से यह पॉलीनॉमियल गुजरता है। तो यह यहाँ 0 हो जाएगा तो फिर त्रुटि 0 है और फिर यहाँ यह पक्ष भी यह सूत्र देगा क्योंकि जब x इस नोड में से एक है तो यह सब कुछ 0 कर देगा इसलिए हमारे पास 0 बराबर 0 है। तो यह स्पष्ट रूप से सच है जब यह x इंटरपोलेटिंग नोड्स के साथ मेल खाता है जिसका अर्थ है x0 x1 xn। और अब सरलता के लिए हम मान लेते हैं क्योंकि वहाँ एक प्रोडक्ट था यहाँ एक लंबा प्रोडक्ट x x0 x x1 x xn है इसलिए हम यहाँ इस प्रोडक्ट को Wn+1 के साथ निरूपित कर रहे हैं। n+1 वास्तव में फिर से इस पॉलीनॉमियल की डिग्री है क्योंकि यह प्रोडक्ट एक पॉलीनॉमियल के अलावा और कुछ नहीं है और इस पॉलीनॉमियल की डिग्री n+1 है इसलिए हम इसे Wn+1 से निरूपित कर रहे हैं। और अब हम किसी भी x के लिए परिभाषित करते हैं कि हम इस फ़ंक्शन को डोमेन में लेते हैं जहाँ हम दोनों के बीच
इस अंतर की गणना करना चाहते हैं। हम इस फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं और यह फ़ंक्शन हमें त्रुटि के लिए इस सूत्र को ठीक से प्रमाणित करने में मदद करेगा, जो कि अब इस व्याख्यान का लक्ष्य है। तो हम इस फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं GtEnt wn1t Enxwn1x Enxfx Pnxfn1n1 x x0 x x1 x xn। हम चर्चा करेंगे कि इस GT में क्या गुण हैं और हम इस फ़ंक्शन त्रुटि सूत्र की सहायता से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो पहली बात यह है, हमें नोटिस करना चाहिए कि जब से यह f n1 पर डिफ़रेन्शियेबल फ़ंक्शन है, यह g भी n1 पर डिफ़रेन्शियेबल फ़ंक्शन है। और क्यों? क्योंकि GtEnt wn1t Enxwn1x और यह Wnx स्थिरांक है, क्योंकि किसी भी स्थिर x के लिए यहाँ हम इस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ t केवल वेरिएबल है जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। तो क्या है Ent? Entfx Pnxfn1n1 x x0 x x1 x xn है। तो हमारे पास यहाँ En है, n1 बार डिफ़रेन्शियेबल है, तो कोई समस्या नहीं है। डिफ़रेन्शियेबिलिटी के लिए यह GT तब तक है जब तक इस पहले पद का संबंध है और दूसरा यहाँ यह पॉलीनॉमियल है, यहाँ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इसलिए यह दिए गए x के लिए फिक्स्ड है। और Wnt एक पॉलीनॉमियल है, तो यहाँ हमारे पास यह पॉलीनॉमियल है, यहाँ हमारे पास वह फ़ंक्शन है जो फिर से n1 बार डिफ़रेन्शियेबल है। तो सब कुछ यहाँ है, हम n1 बार डिफ़रेन्शियेट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि g फ़ंक्शन n1 बार डिफ़रेन्शियेबल है, यह इस फ़ंक्शन g का प्रथम गुण है। तो इस g के होने पर हमारे पास En है, हमारे पास पहले से ही Wn है, और हम क्या देखेंगे कि वो GT फ़ंक्शन के पास n1 अलग अलग शून्य इस Ix में हैं। इस फ़ंक्शन में n2 अलग अलग शून्य कैसे हैं? अब हम केवल gxi Enxi wn1xi Enxwn1x पर विचार करें। अब जब हम यहाँ xi रखते हैं तो यह 0 हो जाएगा, तो यह भाग 0 है, और क्योंकि यह भाग 0 है इसलिए दूसरा भाग 0 है। अब पहले पर आते हैं, जब xi पर यहाँ यह त्रुटि Enxi है, स्वाभाविक रूप से यह 0 होगी, क्योंकि यह xi संकीर्ण बिंदु है, तो यह भी 0 है, और 0 0 है, तो यहाँ सभी I 0 1 2 3 n के लिए सब कुछ 0 है। तो यहाँ n1 बिंदु हैं, इसलिए हमारे पास n1 बिंदु हैं जहाँ यह gxi खत्म हो जाता है। ऐसे n1 अलग अलग बिंदु हैं जहाँ g खत्म हो जाता है, जिस पर हमने चर्चा की है। और एक और बिंदु x है जिसे हमने शुरुआत में पहले ही फिक्स्ड कर लिया है, यह यहाँ आर्बिट्ररी पॉइंट लेकिन फिक्स्ड पॉइंट है। तो यह gx पर हम यह भी देखेंगे कि यह 0 के बराबर है, क्योंकि अब हमारे पास Enx Wn इत्यादि हैं, ये दोनों समान हैं, इसलिए वे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास Enx Enx 0 है, तो यहाँ gx 0 है। तो हमारे पास इस g के Ix में n1 n2 अलग अलग शून्य हैं। तो अब इस गुण के होने से हम रोले की प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, जो कहता है कि g इसके डेरिवेटिव से कम n1 अलग अलग बिंदु होंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास उदाहरण के लिए कोई फ़ंक्शन होता है तो यहाँ ये दो शून्य होते हैं। इसलिए यदि f
fb0। तो रोले का प्रमेय कहता है कि यहाँ बीच में एक बिंदु होगा जहाँ इसका डेरीवेटिव भी 0 होगा, इसलिए यहाँ दो शून्यों के बीच इसके डेरीवेटिव में एक शून्य होगा, और वही तर्क हमारे पास यहाँ हो सकता है। तो g0 पर x0 x1 xn और x कहीं है, तो वहाँ n2 बिंदु हैं और इन दोनों शून्यों के बीच एक बिंदु होगा जहाँ g 0 होगा इत्यादि। और हम गिनते हैं कि इन शून्यों की संख्या से सिर्फ एक कम होगा। तो n2 शून्य थे, इसलिए g के पास n2 1n1 अलग अलग शून्य होंगे। रिकर्शन के द्वारा हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। इस मुख्य g के पास n अलग अलग शून्य होंगे और इसी तरह यह इस g का ith डेरीवेटिव n2 i को स्वीकार करेगा। यदि यह jth डेरीवेटिव है तो इसमें n2 j अलग अलग शून्य होंगे। तो n अब हम जारी रख रहे हैं, और अब हम कहते हैं कि अगर j n1 है, तो अगर हम यहाँ n1 रखते हैं तो यह वहाँ सिर्फ 1 होगा, इसलिए gn1 में कम से कम एक शून्य है। यह अब इस रोले के प्रमेय का आशय है और जो दर्शाता है, इसलिए हम इसे gn1 0 द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो हमारे पास यह परिणाम है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास gn1 0, wn1x x xn है, और हमारे पास यह फ़ंक्शन है जिसके साथ हमने शुरुआत की है। अब हम इसके n1th डेरीवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं, अर्थात gn1t EnN1t wn1n1t Enxwn1x है। अब हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस En के बारे में बात कर रहे हैं। तो EntFT Pnt, और जब हम nth ऑर्डर का डेरीवेटिव लेते हैं तो nth ऑर्डर डेरीवेटिव f पर जाएगा, और यह एक n डिग्री पॉलीनॉमियल है, इसलिए इस पॉलीनॉमियल का n1th डेरीवेटिव 0 होगा। तो हमारे पास वह क्या है? Enn1t fn1t। हमारे पास यहाँ इस w के n1th डेरीवेटिव का और क्या है? w से n1th डिग्री पॉलीनॉमियल है, तो यहाँ हमारे पास कुछ wn1 n1t n1 है जो यहाँ लिखा है। तो यह हो गया है, और जाहिर है कि हमारे पास यह परिणाम है कि gn1 0। तो यह सब परिणाम होने के बाद अब हम यहाँ t के लिए प्रतिस्थापित करेंगे। अतः यदि हम यहाँ t रखें तो क्या होगा? gn1 0। फिर यहाँ हमारे पास 0 fn1 n1 Enxwn1x है। तो इस दिए गए फ़ंक्शन से अब हमारे पास यही है जिसे हमने चुना है, और अब इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Enxfn1 wn1x। तो अब इस व्याख्यान में हमने त्रुटि सूत्र भी डेराइव किया है। क्योंकि यह पॉलीनॉमियल अद्वितीय है, इसलिए हम गणना कैसे करें, लेकिन हम जानते हैं कि यह त्रुटि होगी। तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है, और केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने पॉलीनॉमियल इंटरपोलेशन की शुरुआत की, जो पॉलीनॉमियल को निर्धारित करने की मेथड है जो दिए गए डेटा बिंदुओं के एक सेट पर फिट होता है, और हमने n1 डेटा बिंदुओं के अस्तित्व और विशिष्टता को भी प्रमाणित कर दिया है। n से छोटे और बराबर ऑर्डर का एक और केवल एक पॉलीनॉमियल है। n से कम और बराबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उदाहरण के लिए यदि हम 3 बिंदु लेते हैं
तो हमारी चर्चा के अनुसार हमारे पास डिग्री 2 का पॉलीनॉमियल होना चाहिए, लेकिन इस विशेष केस में क्योंकि वे एक पंक्ति में बिंदु हैं इसलिए केवल लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसका अर्थ केवल रेखा है क्योंकि वे एक पंक्ति के कोलीनियर बिंदुओं में थे। तो इसलिए यहाँ फिर से 3 बिंदु हैं लेकिन हमें डिग्री 1 का पॉलीनॉमियल मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ जो लिखा है वह हमेशा संभव है कि जब n1 डेटा पॉइंट दिए जाते हैं तो एक और केवल एक होता है, इसलिए विशिष्टता हमेशा रहती है और n से कम या उसके बराबर डिग्री का पॉलीनॉमियल होगा जो सभी बिंदुओं से होकर जाता है। और हमने इंटरपोलिंग पॉलीनॉमियल में त्रुटि पर भी चर्चा की है जो इस सूत्र fn1n1 द्वारा दिया गया है। तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।